नमस्कार। किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। विश्व मधुमक्खी दिवस पर नर्मदा गुजरात में राष्ट्रीय स्तर के समारोह का किया गया आयोजन। केंद्रीय कृषि मंत्री ने समारोह में लिया हिस्सा। कहा, ग्रामीण आबादी की प्रगति से ही देश करेगा प्रगति। 5 राज्यों में शहद परीक्षण के साथ प्रयोगशालाओं और प्रसंस्करण इकाइयों का उद्घाटन। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की कार्यकारिणी की हुई 42वीं बैठक। समिति ने लगभग 660 करोड़ रुपए की 11 परियोजनाओं को दी मंजूरी। जल और ऊर्जा बचत पर प्राकृतिक कृषि पद्धतियों पर मूल्यांकन पर एक परियोजना को भी दी गई मंजूरी। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग कुपोषण सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए कर रहा है काम। चावल को पोषण युक्त बनाने की व्यवस्था को लागू करने में मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP जारी। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण इस कार्यक्रम में निभा रहे हैं भूमिका। केंद्र सरकार ने बांस के चारकोल पर से निर्यात प्रतिबंध हटाया। कच्चे बांस की उच्च लागत में आएगी कमी। बांस आधारित उद्योग को आर्थिक रूप से होगा लाभ। बांस के कचरे का अधिकतम उपयोग भी करेगा सुनिश्चित। मुख्य समाचार के बाद अब खबरें विस्तार से। मधुमक्खी विश्व दिवस मनाया गया। केंद्रीय कृषि मंत्री की उपस्थिति में गुजरात में विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया। टेंट सिटी द्वितीय एकता नगर नर्मदा गुजरात में राष्ट्रीय स्तर के समारोह का आयोजन किया गया। सरकार देश में मधु क्रांति लाने के लिए प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में गंभीरता से काम कर रही है। तोमर ने गुजरात से वर्चुअली कई राज्यों में शहद परीक्षण प्रयोगशालाओं और प्रसंस्करण इकाइयों का उद्घाटन किया। तोमर ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा, बांदीपुरा और जम्मू, कर्नाटक के तुमकुर, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, पुणे में महाराष्ट्र और उत्तराखंड में शहद परीक्षण प्रयोगशालाओं और प्रसंस्करण इकाइयों का किया उद्घाटन। तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य छोटे किसानों को सशक्त बनाना है। भारत की लगभग 55% जनसंख्या ग्रामीण है और देश तभी आगे बढ़ेगा जब ग्रामीण आबादी आगे बढ़ेगी। केंद्र द्वारा वित्त पोषित योजना राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन का उद्देश्य क्षेत्रीय स्तर पर 5 बड़ी और 100 छोटी शहद मधुमक्खी उत्पाद परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करना है, जिनमें से 3 विश्व स्तरीय अति आधुनिक प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं, जबकि 25 छोटी प्रयोगशालाओं को स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है। भारत सरकार प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए भी सहायता प्रदान कर रही है। देश में 1.25 लाख मीट्रिक टन से अधिक शहद किया जा रहा है उत्पाद, जिसमें से 60,000 मीट्रिक टन से अधिक प्राकृतिक शहद का निर्यात किया जाता है। विश्व बाजार को आकर्षित करने के लिए देश में उत्पादित शहद की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए हो रहा है काम। केंद्र और राज्य सरकारें शहद के उत्पादन के लिए मधुमक्खी पालकों की क्षमता निर्माण पर कर रही हैं ध्यान केंद्रित। केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर ने याद किया कि जब PM मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने गुजरात के विकास में नए आयाम स्थापित किए। उनकी सरकार गुजरात में गरीब और छोटे किसानों के विकास के प्रति संवेदनशील रही। गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास, किसानों को सिंचाई की पर्याप्त उपलब्धता के मामले में गुजरात ने मोदी जी के नेतृत्व में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। राज्य विकास का रोल मॉडल बन गया है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि सरकार ने मधुमक्खी पालन की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों को नई तकनीक के साथ आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए हैं। मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार मिशन मोड पर काम कर रही है ताकि किसानों की आमदनी बढ़े। चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कोविड महामारी के दौरान भी किसानों की बेहतरी के लिए लगातार काम किया है। और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की कार्यकारिणी की 42वीं बैठक NMCG के महानिदेशक जी अशोक कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक के दौरान समिति ने लगभग 660 रुपये की अनुमानित लागत वाली 11 परियोजनाओं को मंजूरी दी। जल और ऊर्जा बचत पर प्राकृतिक कृषि पद्धतियों का मूल्यांकन पर एक महत्वपूर्ण परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। जल और भूमि प्रबंधन परीक्षण और अनुसंधान संस्थान द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता, फसल उत्पादकता और समग्र
लाभप्रदता पर प्राकृतिक कृषि पद्धतियों के प्रभाव का आकलन करना और क्षेत्र प्रदर्शन पर विशिष्ट तरीके से तैयार परीक्षण और कार्यशालाओं के माध्यम से विभिन्न हितधारकों को प्राकृतिक कृषि प्रथाओं पर ज्ञान और जानकारी का प्रसार करने के लिए पानी और ऊर्जा बचत पर प्राकृतिक कृषि पद्धतियों के प्रभाव का अध्ययन करना है। नमामि गंगा मिशन का उद्देश्य गंगा नदी के किनारे कृषि कार्यों को प्राकृतिक और जैविक बनाना, किसानों की आय में सुधार करना और नदी से जुड़े पर्यावरण, मिट्टी, पानी व जैव विविधता का संरक्षण करना है। दिसंबर 2019 में आयोजित पहली राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक में 2019 में माननीय प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया था कि नमामि गंगे को गंगा कायाकल्प के साथ बेसिन में लोगों को एकीकृत करने के लिए निरंतर आर्थिक विकास अर्थ गंगा के एक मॉडल में तब्दील होकर नेतृत्व करना चाहिए। ये प्रस्तावित अध्ययन प्राकृतिक खेती पर आधारित किसानों के लिए अधिक फायदेमंद आर्थिक मॉडल तैयार करने में मदद करेगा, जिससे अर्थ गंगा को मजबूती मिलेगी। एक प्रायोगिक परियोजना अर्थ गंगा फ्रेमवर्क के तहत मेम्ब्रेन आधारित मिट्टी रहित कृषि प्रौद्योगिकी का क्रियान्वयन को भी 2 चरणों में निष्पादित किया जाएगा। इस परियोजना का लक्ष्य इस ढांचे का उपयोग करके 1000 एकड़ खेती का सक्षम करना है और 15 विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में 15 स्थानों पर प्रौद्योगिकी प्रदर्शन खेतों की परिकल्पना की गई है और आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए 75 स्थानों पर प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन करने के लिए 60 अतिरिक्त स्थानों की पहचान की गई है। अगली खबर, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग कुपोषण, रक्त अल्पता और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए चावल को पोषण युक्त बनाने की व्यवस्था लागू करने के लिए अथक मेहनत कर रहा है। विभाग का भंडारण एवं अनुसंधान खंड भी तैयार उत्पाद की खरीद से लेकर उनके वितरण तक गुणवत्तापूर्ण मानक कायम रखने की निगरानी कर रहा है। इसके लिए वह विभिन्न सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के जरिए और इसके साथ ही FR के निर्माताओं, मिलों से स्वघोषित गुणवत्ता प्रमाण पत्र लेकर ये कार्य कर रहा है। इस कार्यक्रम को सुगमता से लागू करने के लिए और घरेलू आपूर्ति श्रृंखला के तहत वंचित गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने के लिए विभाग द्वारा मार्च 2022 में एक मानक संचालन प्रक्रिया भी तैयार करके जारी कर दी गई है। पोषण युक्त चावल, कर्नेल और पोषण युक्त चावल के वंचित गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने के लिए इस मानक संचालन प्रक्रिया में इस महत्वाकांक्षी योजना, जिसमें FR के निर्माण से लेकर उसके योग्य लाभार्थियों तक वितरण की व्यवस्था है, कि सभी हितधारकों की हर स्तर पर भूमिका और जिम्मेदारियों का स्पष्ट रूप से विवरण दिया गया है। और जहां विभाग ने विभिन्न हितधारकों की भूमिका और जिम्मेदारियों का विवरण दिया है, वहीं भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण भी इस पूरे कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। शुरुआत में FSSAI ने खाद्य सुरक्षा मानक विनियमन 2018 और खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियमन 2011 आदि के तहत चावल समेत विभिन्न पोषण युक्त खाद्य पदार्थों के मानक तय किए थे। केंद्र सरकार ने बांस के चारकोल पर से निर्यात प्रतिबंध हटा लिया है। ये एक ऐसा कदम है जो कच्चे बांस के अधिकतम उपयोग और भारतीय बांस उद्योग को उच्च लाभ की सुविधा प्रदान करेगा। खादी और ग्रामोद्योग आयोग, जो देश में हजारों बांस आधारित उद्योगों को सहायता प्रदान कर रहा है, लगातार सरकार से बांस के चारकोल पर से निर्यात प्रतिबंध हटाने का अनुरोध कर रहा था। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर बांस उद्योग के व्यापक लाभ के लिए बांस के चारकोल पर से निर्यात प्रतिबंध हटाने की मांग की थी। इस निर्णय से कच्चे बांस की उच्च लागत में कमी आएगी और बांस आधारित उद्योग, जो कि ज्यादातर दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं, को आर्थिक रूप से लाभ होगा। उन्होंने कहा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बांस के चारकोल की भारी मांग है और सरकार द्वारा निर्यात पर से प्रतिबंध हटाने से भारतीय बांस उद्योग इस अवसर का लाभ उठाने और वैश्विक स्तर पर भारी मांग का फायदा उठाने में सक्षम होगा। ये बांस के कचरे का अधिकतम उपयोग भी सुनिश्चित करेगा और इस प्रकार प्रधानमंत्री के कचरे से धन की परिकल्पना को साकार करने में योगदान देगा। भारतीय बांस उद्योग वर्तमान में बांस के अपर्याप्त उपयोग के कारण अत्यधिक उच्च लागत की समस्या से जूझ रहा है। भारत में बांस का उपयोग ज्यादातर अगरबत्ती के निर्माण में किया जाता है। अगरबत्ती के निर्माण के क्रम में अधिकतम 16% बांस का उपयोग बांस की छड़े बनाने के लिए किया जाता है, जबकि शेष 84% बांस पूरी तरह से बेकार हो जाता है।
नतीजतन गोल बांस की छड़ियों के लिए बांस की लागत 25,000 रुपये से लेकर 40,000 रुपये प्रति मीट्रिक टन के दायरे में है, जबकि बांस की औसत लागत 4,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये प्रति मीट्रिक टन है। हालांकि बांस के चारकोल का निर्यात बांस के कचरे का संपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करेगा और इस तरह बांस के कारोबार को और अधिक लाभदायक बनाएगा। आगे बढ़ेंगे। इस बार जम्मू कश्मीर के उधमपुर में खुबानी की शानदार फसल हुई है। किसानों को इससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। तमाम किसान इससे बेहद खुश हैं और इसके लिए सरकार को धन्यवाद कह रहे हैं कि समय पर मदद से ही ये संभव हो पाया है। किसानों ने कहा कि अब तक उन्हें 1 लाख रुपया मिल चुका है और इससे ज़्यादा अभी और मिलने की उम्मीद है। अब हमें गवर्नमेंट की तरफ से हाईब्रिड पौधे मिल रहे हैं और उनकी वजह से हम आज काफ़ी पैसा कमा रहे हैं और वो फल भी काफ़ी दे रहे हैं और हम बागवानी महकमे के शुक्रगुजार हैं जो टाइम टू टाइम हमें ये बताते रहते हैं कब इसको स्प्रे करनी है, कब इसकी कटाई करनी है, कब इसको खाद देना है। तो ये हम महकमा बागवानी हमें ये बताता रहता है। उसकी बदौलत आज हम काफ़ी पैसा कमा रहे हैं। इस वक्त तक मुझे 1 लाख रुपया खुबानी बेचने से आ गया है, तो अभी भी आधा बाग अभी लगी हुई है खुबानी। अच्छी आमदनी है, हमारा इधर रोजी रोटी चलती है। ऐसे बाग की आमदनी ठीक है। तो ये शुक्र करता हूँ गवर्नमेंट का। तो पहले इतने बड़े पेड़ थे, अभी पेड़ में कटिंग हो गई, अभी ठीक है। इस साल अभी लगभग 1 लाख तक निकाल दिया हमने, 1 लाख तक निकाल दिया। अभी कोई 1 लाख खंड का अभी और भी होगा। पहले बड़े बड़े पेड़ से अभी छोटा पेड़ है। हम भी इधर ही काम करते हैं, इधर ही रिस्क रोजी चलती है। अभी तो 2-3 लाख का काम कर चुके हैं, 1 लाख का। अभी छोटे छोटे पौधे हैं, इनका साथ काम करते बहुत अच्छे आ गया। अभी इधर काम ठीक है। बागवानी विभाग के राकेश शर्मा ने कहा कि हम किसानों को समय समय पर ये बताते रहते हैं कि कब इनकी कटिंग करनी है और कब इनकी स्प्रेइंग करनी है। एप्रिकॉट की इस वक्त फसल तैयार हुई है, बहुत ही बढ़िया अच्छी फसल तैयार हुई है। जैसे ये पहले प्लांट्स होते थे, देसी लोकल प्लांट्स होते थे इनके, लेकिन अब जो ऊपर से डिपार्टमेंट की हायर अथॉरिटीज़ की जो भी इंस्ट्रक्शंस आती हैं, जहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट अफसर हैं, चीफ साहब जो भी आती हैं, तो हम इनको टाइम टू टाइम आके इनको पूरी इनको गाइडलाइन देते हैं। तो उससे हम कटिंग कब करनी है इन्होंने, जहाँ स्प्रे कब करनी है, उसके बाद जो भी टाइम टू टाइम हम इनको पूरी इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। इस बार तो बहुत ही अच्छी फसल हुई है। जैसे एप्रिकॉट जैसे लास्ट टाइम भी कम हुआ था, इस साल ज़्यादा हुई है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है इसमें, जो बारिश नहीं हुई है, लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छी हुई है, जिससे इन फार्मर को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। और देश भर में मौसम का हाल अलग अलग बना हुआ है। उत्तर भारत जहां भीषण गर्मी से बेहाल है, वहीं पश्चिम बंगाल और असम में बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति बन गई है। उत्तराखंड में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं बिहार में बिजली गिरने से 16 जिलों में 33 लोगों की मौत हो चुकी है। उधर कर्नाटक के भी कई इलाकों में बारिश हुई है। हुबली के कई हिस्सों में बारिश हुई। केरल के भी कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। गुरुवार को मौसम विभाग ने राज्य के 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। बारिश के कारण राज्य के कुछ हिस्सों में सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। केंद्र सरकार ने कच्चे जूट के व्यापार के बाजार संबंधी आयामों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करने के बाद 30 सितंबर 2021 से प्रभावी कच्चे जूट के TD5 ग्रेड के लिए जूट मिलों और अन्य अंतिम उपयोगकर्ताओं द्वारा कच्चे जूट की खरीद पर 6,500 रुपये प्रति क्विंटल की निर्धारित कीमत संबंधी सीमा को हटा दिया है। जूट आयुक्त कार्यालय ने औपचारिक एवं अनौपचारिक स्रोतों के जरिए कच्चे जूट की कीमतों के बारे में जानकारी एकत्रित की है और ये पाया है कि वर्तमान कीमतें निर्धारित कीमत संबंधी सीमा के करीब चल रही हैं। कच्चे जूट की मौजूदा कीमत लगभग 6,500 रुपये होने को देखते हुए भारत सरकार ने दिनांक 20 मई 2022 से कीमत संबंधी सीमा हटाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। ये उम्मीद है कि कीमत संबंधी सीमा हटने से जूट के किसानों, मिलों और सूक्ष्म, लघु एवं माध्यम उद्यमों को मदद मिलेगी। और आइए अब बात मंडी भाव की, देखते हैं देश भर की मंडियों का भाव।
इस साल घरेलू स्तर पर मूंग की पैदावार में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। देश में कुल मूंग की पैदावार बीते साल के मुकाबले कम होने का अनुमान जताया गया है। इसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंग के भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से 19 मई को जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक कुल मूंग की पैदावार 28,50,000 टन हो सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान मूंग की उपज 30,90,000 टन रही थी। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में मूंग की आवक सामान्य है। शुक्रवार को अधिकांश मंडियों में मूंग बिकवाली के लिए पहुंची। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 19 मई को मूंग का भाव रहा 6,260 रुपए। 20 मई को इसके भाव में 10 रुपए की गिरावट आई और भाव 6,250 रुपए पर आ गया। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में 20 मई को मूंग का भाव रहा 6,230 रुपए। वहीं महाराष्ट्र की जलगांव मंडी में 20 मई को मूंग के सौदे 4,875 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। वहीं महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मूंग के भाव स्थिर रहे। यहां 19 और 20 मई को मूंग 9,500 रुपए पर बिकी, जबकि उत्तर प्रदेश की ललितपुर मंडी में इस दौरान मूंग के भाव में कमजोरी देखने को मिली। यहां 19 मई को मूंग का भाव रहा 7,280 रुपए। 20 मई को इसके सौदों में 30 रुपए की नरमी आई और भाव 7,250 रुपए पर आ पहुंचा। वहीं दलहन के निर्यात पर नजर डालें तो देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल अच्छी बढ़त देखने को मिली है। बीते 11 महीने के दौरान दालों का निर्यात 20% बढ़ा है। एपीडा की ओर से हाल में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2021-22 में अप्रैल से फरवरी के दौरान कुल दालों का निर्यात 3,43,801 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात 2,55,356 टन का हुआ था। यानी बीते 11 महीने के दौरान दालों के निर्यात में 88,445 टन का इजाफा हुआ है। इस साल देश में ज्वार की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। घरेलू स्तर पर ज्वार की उपज बीते साल के मुकाबले कम हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में कुल ज्वार की उपज 45,10,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की उपज 48,10,000 टन रही थी। वाणिज्य मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक भारत दुनिया में मोटे अनाज का 5वां सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत ने साल 2020-21 में 2 करोड़ 70 लाख डॉलर मूल्य के मोटे अनाज का निर्यात किया है, जबकि साल 2019-20 के दौरान निर्यात 2 करोड़ 85 लाख डॉलर का हुआ था। बता दें कि इपिडा ने साल 2021-26 में 5 वर्ष की अवधि के लिए ज्वार तथा ज्वार प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए नई योजना की तैयारी कर रही है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में ज्वार की आवक सामान्य है। एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की जंबूसर मंडी में 19 मई को ज्वार का भाव रहा 2,100 रुपए, जो कि 20 मई को 100 रुपए बढ़कर 2,200 रुपए हो गया। यहीं की राजकोट मंडी में 19 मई को ज्वार का भाव था 2,500 रुपए। 20 मई को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 2,500 रुपए पर टिका रहा। इसी तरह महाराष्ट्र की जलगांव मंडी में भी स्थिर भाव का सिलसिला जारी रहा। यहां दोनों दिन यानी 19 और 20 मई को ज्वार के सौदे 2,050 रुपए पर हुए। वहीं राजस्थान की विजयनगर मंडी में 19 मई को ज्वार का भाव रहा 2,300 रुपए, जो कि 20 मई को 119 रुपए टूटकर 2,181 रुपए हो गया। बता दें कि केंद्र सरकार ने सीजन 2021-22 के लिए खरीफ फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी की थी, जिसके मुताबिक हाइब्रिड ज्वार का एमएसपी मूल्य 118 रुपए बढ़कर 2,738 रुपए तय किया गया है, जबकि ज्वार मलडंडी का न्यूनतम समर्थन मूल्य साल 2021-22 के लिए 118 रुपए बढ़ाकर 2,758 रुपए हो गया है। मंडी खबर के बाद अब बात मौसमी खेती की। आइए देखते हैं इस मौसम में किसान कैसे करें अपनी फसलों का रखरखाव। दक्षिणी गुजरात के किसान इस समय रुपाई की गई धान के खेतों में 2 से 3 सेंटीमीटर का जल स्तर बनाए रखे। इसके साथ ही यहाँ जिन इलाकों में ग्रीष्मकालीन दलहनी फसलों की बुआई किए हुए 15 से 20 दिन हो चुके हैं, उनमें जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। इसके साथ ही खेतों से खरपतवार निकाले और हाथों से निराई करें। दक्षिणी गुजरात में ही किसान इस समय भिंडी, लोबिया और ग्वारफली में निराई का काम करें। यही परवल और कुंदरू में जरूरत के अनुसार सिंचाई करते रहे। वहीं दक्षिणी गुजरात के वलसाड जिले में इस समय धान की फसल तैयार है। ऐसे में किसानों को सलाह है कि वे सुबह या शाम के समय मौसम साफ रहने पर उनकी कटाई कर लें।
दक्षिणी गुजरात में ही इस समय तैयार तिल, मूंग और अरहर की कटाई और मूंगफली की खुदाई कर ले। मध्य गुजरात के किसान इस समय केले में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। इसके साथ ही केले के पेड़ों को सहारा दे और केले के गुच्छों को सूरज के तेज रोशनी से बचाने के लिए सूखी पत्तियों से ढक दे। यही किसान मिर्च, टमाटर और बैंगन के खेतों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करते रहे, जबकि धान के खेतों में 5 से 7 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखे। मध्य गुजरात में ही आम 110 से 140 दिनों के बाद गहरे हरे रंग के हो जाए तो उनकी तुड़ाई कर ले। उत्तरी गुजरात के किसान इस समय मूंगफली और बाजरे के अलावा सब्जियों में निरंतर सिंचाई करते रहे। इसके साथ ही मूंग की कटाई कर ले। यही किसान तैयार आम, पपीता, चीकू, नींबू और अनार आदि की तुड़ाई कर जल्द से जल्द बाजार तक पहुंचाए। इसके साथ ही यहाँ फलों के नए पौध की रुपाई भी की जा सकती है। किसान इस समय खेतों में फूल गोभी की बुआई कर सकते हैं। फूल गोभी की पूसा मेघना और पूसा कार्तिक संकर किस्मों की बुआई इस समय की जा सकती है। पूसा मेघना दिल्ली और हरियाणा के लिए काफी अच्छी रहती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 125 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। पूसा मेघना का आकार मध्यम होता है। इसमें हरे डंठल होते हैं और पूरे किनारे वाली पत्तियां होती हैं। इसके फूल का रंग सफेद होता है। वहीं पूसा कार्तिक संकर की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 149 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका आकार मध्यम, फूल सफेद और वजन 475 ग्राम तक होता है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर समतल जरूर कर लें। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। 1 हेक्टेयर के लिए 400 से 500 ग्राम बीज काफी रहेंगे। फसल को रोग से बचाने के लिए बिजाई से पहले बीजों को उपचारित जरूर कर लें। बीजोपचार से मिट्टी और बीज जनित रोगों से बचाव होता है। फूल गोभी को अधिक खाद और उर्वरक की जरूरत होती है। जब पौध 4 से 6 हफ्ते की हो जाए तो उनकी रोपाई कर लें। रोपाई के तुरंत बाद और फिर 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। इसके अलावा खरपतवार पर काबू पाने के लिए महीने में 2 बार निराई जरूर करें। ऐसा करने से फसल अच्छी होगी। फसल को सुंडी और हीरक पतंगा से बचाने के लिए स्पाइनोसेट दवा की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इसके अलावा रस चूसने वाले कीटों की रोकथाम के लिए थायामेथोक्साम की 2 ग्राम मात्रा यानी 1 छोटा चम्मच को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। ध्यान रखें कि जहां कीटों का अधिक प्रकोप हो सिर्फ वहीं दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से करें। इससे लागत में भी कमी आएगी और पर्यावरण और सेहत को भी नुकसान कम होगा। और अब नजर डालेंगे खास खबर पर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद पुस्तकालय में आईसीसीआर प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर रामबन के मेकरकोट क्षेत्र में एक टनल का हिस्सा टूट गया, जिसके मलबे में कई लोग दब गए। उसके बाद सेना और पुलिसकर्मियों की मदद से राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। जिले के नायब तहसीलदार जावेद ने घटना पर कहा है कि हमने भूस्खलन स्थल पर मलबा हटाने का काम फिर से शुरू किया है। काम को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए मशीनरी व तकनीकी कर्मियों की संख्या बढ़ा दी गई है। धन शोधन एवं आतंकी गतिविधियों को मदद देने के आरोप में गिरफ्तार महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। विशेष न्यायालय में पिछले दिनों दायर आरोप पत्र में प्रवर्तन निदेशालय ने ये आरोप लगाए। असम में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए भारतीय वायुसेना ने अपने हैवी लिफ्ट चीनूक हेलीकॉप्टरों को तैनात किया है। हेलीकॉप्टर चीनूक की सहायता से राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हाफलॉन्ग में एनडीआरएफ कर्मियों को पहुंचाया गया है। साथ ही हेलीकॉप्टरों की मदद से बाढ़ के बीच फंसे लोगों को सुरक्षित स्थान पर भी पहुंचाया जा रहा है। देश में अब तक 192 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल शाम 7 बजे तक 13 लाख से अधिक टीके लगाए गए। टीकाकरण अभियान देश में लोगों की कोविड से सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम है और इसकी उच्च स्तर पर लगातार समीक्षा और निगरानी की जा रही है। देश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 2323 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसी दौरान 2346 लोगों ने कोरोना महामारी को मात दी है। देश में साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट अभी 0.51% पर आ गया है, जबकि दैनिक पॉजिटिविटी रेट अभी 0.47% पहुंच गया है।
केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र एनसीडीसी और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर को विदेश में मंकी पॉक्स की स्थिति पर कड़ी नज़र रखने और प्रभावित देशों के संदिग्ध बीमार यात्रियों के नमूने आगे की जांच के लिए एनआईवी पुणे भेजने का निर्देश दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हवाई अड्डे और बंदरगाह के स्वास्थ्य अधिकारियों को भी सतर्क रहने का निर्देश दिया है। इसी के साथ ही हमें दीजिए आज्ञा। कृषि संबंधित जानकारी के लिए देखते रहिए डीडी किसान। बढ़ती उम्र के साथ कमजोर पड़ने लगे हड्डियां, गिरने, झुकने, यहाँ तक कि खांसने से भी जब चटाक से टूट जाएं आपकी हड्डियां, मसल्स, हड्डियां और जोड़ों के दर्द का अटैक, ताकि गठिया न बांध दे जिंदगी में गांठ। आर्थराइटिस जागरूकता पर विशेष स्वस्थ किसान लाइव इस शनिवार शाम 6 से 7 बजे डीडी किसान पर। Our guest today on this special episode of The Journey. Every time we focus knowledge and information, everybody has to contribute. अगर हम उनके दर्द को समझ रहे हैं, नीति बनाना और एग्जीक्यूट करवाना। 75 years into India's vibrant democracy. This clearly is a story that needs to be unfolded. Please watch The Journey, Indian Parliamentarians in Conversation with Shaina NC. 350 ईसा पूर्व भारत, एक सोने की चिड़िया जो कभी किसी पिंजरे में नहीं आई। इस चिड़िया का शिकार मैं करूंगा। जो दुनिया जीत के आया था, उसे खाली हाथ लौटाया था। ऐसा कोई पिंजरा नहीं बना जो भारत को कैद कर सके। पोरस सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। 8 सालों का कमाल, आत्मनिर्भर हुआ किसान। सस्ते में मिलता लोन, पीएम किसान से मिल रहा सम्मान। चाहे हो मौसम की मार या हो कीटों रोगों से नुकसान, अब नहीं सताती कोई चिंता, फसल बीमा से मिली सुरक्षा। देखिए हमारी खास पेशकश कृषि बदलाव के 8 वर्ष दूरदर्शन किसान पर। हर सांस बनेगी संगीत, लय ताल धड़कन बने, भावों की अभिव्यक्ति का अनूठा अब संगम रचे। संस्कृति के रंगों का ये संगम निराला है, ये नृत्यशाला है। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।